हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभ्यास श्रृंखला में आज हम लोग ज्योग्राफी का पोर्शन लेंगे। आज ट्यूसडे है और ज्योग्राफी का पोर्शन लिया जाएगा। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेल्टा एंड एस्चुरी? डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोथ ऑफ देम इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। डेल्टा और मुहाना या ज्वार नदमुख, इन दोनों में क्या अंतर है और भारत के संदर्भ में दोनों के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा करें। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो डेल्टा और एस्चुरी दोनों जो है नदी से बनने वाले लैंडफॉर्म्स हैं, जो नदी के समुद्र में मिलने की स्थिति में बनते हैं। इन दोनों में कई सारी सिमिलैरिटीज भी हैं। ठीक है, तो पहली लाइन हमने बताया कि बोथ आर द fluvial landforms with many similarities. Deltas form at the mouth of the river that carry enough sediments to grow outward, and while estuary form the area where the sea water flood up into the river valley. देखिए इन दो फिगर्स को देखिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। डेल्टा में क्या हो रहा है कि जो नदी है वो अपना वाटर सेडिमेंट्स के साथ ला रही है और मुहाने पर जो सेडिमेंट्स हैं उनको अलग अलग फॉर्म में डिपॉजिट कर दे रही है। ठीक है, और समुद्र में अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू मिल जा रही है। ये है डेल्टा का फॉर्मेशन, जब नदी अपने साथ सेडिमेंट्स ला करके अवसाद और अवशिष्ट पदार्थ ला करके मुहाने पर छोड़ देती है और समुद्र से मिलती है, तो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो एस्चुरी होती है, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि वहां पर देखिए अब एस्चुरी में क्या हो रहा है, एस्चुरी में यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये बहुत ही सक्रिय वैली से आएगा और यहाँ से समुद्र का वाटर सीधे यहाँ पर फ्लड अप हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसे डिपोजिशन नहीं हो रहे हैं, ये साइड्स पे आपको दिखाई दे रहा है। तो एस्चुरी का फॉर्मेशन इस तरह से होता है और डेल्टा का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा आइडिया है डेल्टा और एस्चुरी के बारे में। दोनों में अंतर को समझिएगा। डेल्टा जो होता है वो एक ऐसा लैंडफॉर्म होता है जो कि डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट से होता है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। डिपोजिशन ऑफ लैंडफॉर्म से सेडिमेंट से होता है जो रिवर लेकर के आती है। ठीक है, ये वही लैंडफॉर्म वही सेडिमेंट्स हैं जो कि रिवर ओशन के पास जाकर के डिपॉजिट कर देती है। दूसरी चीज, इनका शेप और साइज इस पर डिपेंड करता है कि किस प्रोसेस और मैकेनिज्म से ये डिपॉजिट किए जा रहे हैं। शेप के आधार पर कई तरीके के डेल्टा हो सकते हैं, जैसे एक्यूरेट, बर्ड्स फूट और कैस्पेट। ठीक है, ये मेजर टाइप ऑफ डेल्टास हैं। ये बेसिकली लो टाइड वाले रीजन्स में फॉर्म होंगे और कोस्टल प्लेन पर फॉर्म होंगे। ठीक है, लो टाइड वाले रीजन्स पे क्यों होंगे कि अगर हाई टाइड्स आते रहेंगे ना तो वो डिपोजिशन वहां पर स्टेबल नहीं हो पाएगा। इस वजह से लो टाइड वाले रीजन्स में और कोस्टल प्लेन वाले रीजन्स में बनेंगे। ये डेल्टा जो होते हैं बेसिकली फर्टाइल लैंड्स होते हैं, क्योंकि रिवर्स जो भी डिपॉजिट करके ला रही है, जो भी सेडिमेंट्स ला रही है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी और महानदी बड़े डेल्टा और महत्वपूर्ण डेल्टा का निर्माण करती है। इसी तरीके से अब एस्चुरी में आ जाइए। एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी जो होता है वो शार्प एज्ड माउथ ऑफ रिवर होता है। डिवाइड ऑफ एनी डिपॉजिट्स इज नोन एज एस्चुरी। An estuary is a partially enclosed coastal water body where fresh water from river mixes with the salt water form. ठीक है, अभी आप पिछले वाले फिगर में फिर से देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सी वाटर जो है और फ्रेश वाटर जो रिवर ला रही है, इन दोनों का मिक्सचर सीधे सीधे हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, सी वाटर और फ्रेश वाटर का मिक्स होगा जिससे एक ब्रैकिश वाटर का निर्माण होगा और जो थोड़ा सा सॉल्टी होगा, लेकिन उतना सॉल्टी नहीं होगा जितना सी वाटर सॉल्टी होता है। ठीक है, ये वास्तव में हाई टाइड्स वाले रीजन्स में बनेगी और रिफ्ट वैलीज में बनेगी। एस्चुरीज से कोई भी फर्टाइल लैंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। नर्मदा और तापी रिवर मेजरली भारत में एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, अब आते हैं भारत में एस्चुरी और डेल्टा के निर्माण के कारण, फैक्टर्स। ठीक है, तो
जब रिवर समुद्र की तरफ आती है तो डिपॉजिट्स करती है मटेरियल जो भी वो अपने साथ लेकर के आ रही है, ठीक है। जहाँ पर सिंपली ज़्यादा प्लेन एरिया होगा वहाँ पर फैन शिफ्ट डिपॉजिट होगा, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में चैनल्स में बढ़ जाएगी और ये जो है डेल्टा का निर्माण करेगी, ठीक है। डेल्टा शब्द का जो नाम आ रहा है वो नील आउटलेट से आ रहा है, जहाँ पर सी का जो सॉरी जहाँ पर जो शेप है वो ग्रीक लेटर डेल्टा जैसा बनता है, इस वजह से इसको डेल्टा बोला जा रहा है, ठीक है। ये रीजन है, ये एक बेसिकली बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। डेल्टा के फॉर्मेशन के लिए निम्न परिस्थितियां होनी चाहिए। पहली चीज, जो जो कोस्ट एट द माउथ है वो शेल्टर्ड होना चाहिए। उसके साथ साथ एब्सेंस ऑफ करंट एंड टाइडल मूवमेंट्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए वहाँ पर, ठीक है, जिससे रिवर जब जो भी डिपॉजिट्स लेकर के आ रही, जो भी सेटिलमेंट्स लेकर आ रही है वो डिपॉजिट करके तब अपने आप को आगे ले जाए। और वेलोसिटी जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो सस्पेंडेड मटेरियल कोस्ट पे डिपॉजिट नहीं करेगी और आगे बढ़ जाएगी। भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जैसे गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये सारी अबव कंडीशंस को फुलफिल कर रही हैं और इस वजह से एक फर्टाइल डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जैसे नर्मदा एंड तापी, इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती हैं और वो रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या करती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये रिफ्ट वैली से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ही ले जा सकती हैं माउथ ऑफ रिवर पे और इस तरीके से वो क्या करेंगी, एस्चुरी का निर्माण करेंगी। तो ये भारत में एस्चुरी के निर्माण का रीजन हो गया, ठीक है। डेल्टा और एस्चुरी दोनों इंपॉर्टेंट है, सिविलाइजेशनल, एग्रीकल्चरल, इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इनका। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं ये, और साथ ही साथ बफर जोन होते हैं। जब साइक्लोन या सुनामी जैसे डिजास्टर्स आते हैं तो ये बफर जोन का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिसोर्स बेस एंड अदर लोकेशनल फैक्टर्स दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द यूक्रेन एज इंडस्ट्रियल रीजन। आर यूक्रेन्स वास्ट नेचुरल रिसोर्स वन ऑफ द लेटेंट रीजन्स बिहाइंड रशियाज रिसेंट इन्वेजन। प्रश्न ये है कि जो यूक्रेन का इंडस्ट्रियल रीजन, रिसोर्स बेस और लोकेशनल फैक्टर्स हैं, वो उसकी ग्रोथ का, उसके औद्योगिक ग्रोथ का बहुत बड़ा रीजन है। और क्या हाल फिलहाल में जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है उसके पीछे कोई छुपा कारण, एक छुपा कारण कहीं ना कहीं उसके प्राकृतिक संपदा भी है, ठीक है। अब इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये करंट से भी जुड़ रहा है और ज्योग्राफी से तो जुड़ा है ही है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। यूक्रेन में लगभग 28%, जो जीडीपी का 28% है वो इंडस्ट्री के आउटपुट से आता है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पर बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि ऑयल एंड गैस, मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स जिसमें आयरन, लिथियम, टाइटेनियम, गैलीनियम, मैग्नीज, और इसके साथ साथ फूड कम्युनिटीज जिसमें व्हीट और कॉर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है यूक्रेन में, ठीक है। तो ये माना जाता है कि ये भी एक बड़ा रीजन रहा जिसकी वजह से रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर, ठीक है। अब इस बात को हम आगे कैसे प्रूव करते हैं इसको देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं, तो रिसोर्स पहले तो देखें कि यूक्रेन में रिसोर्सेस क्या क्या है, ठीक है। उन रिसोर्सेज को समझते हैं और कैसे उन रिसोर्सेज की जियोपॉलिटिकल लोकेशन है और ज्योग्राफिकल लोकेशन है जो रशिया को प्रेरित करती है आक्रमण करने के लिए। सबसे पहली चीज गैस रिजर्व्स। जो यूक्रेन है वो सेकेंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व रखता है यूरोप में। दूसरा, मेटल्स, वास्ट रिसोर्स ऑफ मेटल्स हैं यूक्रेन में जिनकी हाई डिमांड है अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे लिथियम, ठीक है। इस तरीके से आप जो क्रूता बल्का एरिया है वहां पर जोरोथ्रेजिला अब्रास्ट है। इसी तरीके से डोनेस्टक और किरोवोरहाइट एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लिथियम पाया जा रहा है। इसके साथ साथ टाइटेनियम, 20% ऑफ वर्ल्ड का जो प्रूवन वर्ल्ड रिजर्व है टाइटेनियम का वो यूक्रेन में है, ठीक है। इसके साथ साथ जहाँ पर टाइटेनियम के प्रोडक्शन के लिए माइनिंग का प्रोसेसिंग बहुत
सस्ता और बहुत अच्छा है जिससे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट भी बना सकता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसके साथ साथ अदर मेटल्स भी हैं जैसे आयरन, मैग्नीज, गैलीनियम, ठीक है, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। फूड प्रोडक्शन भी यूक्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉर्न, ऑयल सीड, व्हीट, कॉर्न और ऑयल सीड्स, इन तीन चीज़ों में इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन है। वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ व्हीट है, कॉर्न है और ऑयल सीड्स है, और ये यूक्रेन भी बहुत बड़ी मात्रा में करता है। इसके साथ साथ लोकेशनल फैक्टर्स की बात करें, ठीक है, तो सेवेस्टोपोल पोर्ट जो है वो स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है कनेक्टिविटी विद यूक्रेन विद द ब्लैक सी एंड द मेडिटेरियन सी। इसी तरीके से पोर्ट्स ऑफ ओडेसा जो है वो लार्जेस्ट और डीप वाटर पोर्ट है यूक्रेन का, जो कि रेलवेज को पहुंचा देता है, गुड्स और रेलवे से कनेक्टेड है और अलाउ करता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सी टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये तो वहां की रिसोर्स और लोकेशन वाली चीजें हो गई। ठीक है, अब इसके साथ साथ देखें तो यूक्रेन जो है वो बहुत की रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स का भी प्लेस है जहां जो कि ब्लैक सी यूरोप और रशिया को जोड़ती हैं। ठीक है, तो उन रिवर्स के कारण भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे डेन्यूब रिवर है, यूक्रेन को यूरोपियन मेनलैंड से जोड़ता है। डेनिस्टर जो रिवर है वो मोल्डोना टू द यूक्रेनियन बॉर्डर विद पोलैंड को जोड़ता है। डेनिपर जो है वो लिंक करता है बेलारूस एंड रशिया को। तो ये बड़ी रिवर्स हैं जो पूरे तरीके से ब्लैक सी, यूरोप और रशिया को ऐड करती हैं, जोड़ती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो यूक्रेन का रिसोर्स बेस है और लोकेशनल फैक्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से डॉनबास रीजन में है। ठीक है, जहां पर हैवी इंडस्ट्रीज हैं कोल और मेटल से रिलेटेड, और ये यहाँ पर जो है बेसिकली देखा जाए तो जो रशिया के सेपरेटिस्ट, प्रो रशियन सेपरेटिस्ट का बहुत ही वर्चस्व है। ठीक है, और रशिया इनको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है वहां पर सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को। ठीक है, अब क्वेश्चन के उस पार्ट पर आते हैं जहां पर यूक्रेन जो है यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज के कारण रशिया उस पर अटैक कर रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि पहली बात तो आपने देखा कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं। अब देखिए कि वो कौन से, किस तरीके से रशिया उनको देख करके या उनके लिए अटैक करने का प्लान कर सकता है। पहली बात, रशियाज एडवांस इनटू द डॉनबास रीजन, जहां पर वो आप न्यूज में लगातार देख रहे होंगे वो बार बार डॉनबास रीजन में कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, इंडस्ट्रियल बेस और कोल मेटल पर अपना कब्जा करना चाहता है। ठीक है, आपको पता है कि रशिया 50% ऑफ यूरोप का गैस जो है सप्लाई करता है नॉर्ड स्ट्रीम 1 से, और ये पाइपलाइन जाती है यूक्रेन होकर के। ठीक है, तो यूक्रेन होकर जाती है तो इसको बहुत सारा पैसा यूक्रेन को एज अ ट्रांजिट फी देना पड़ता है। तो अब वो ट्रांजिट फी कम हो जाएगा अगर यूक्रेन पर उनका कब्जा हो गया, तो बहुत सारा खर्चा बच जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, जो कि यूक्रेन के 80% ऑफशोर हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स होल्ड करता था, और जिस पर रशिया ने कब्जा कर लिया क्रीमिया पर कब्जा करके। ठीक है, इसी तरीके से 1/3 ऑफ यूक्रेन की जो क्रॉप है कॉर्न वाली, वो रशिया के ऑक्यूपाइड एरियाज में आ रही है, उस पर रशिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, इसी तरीके से व्हीट जो दूसरा बड़ा प्रोडक्शन है वो जिन रीजन्स में हो रहा है उन सारे रीजन्स पर रशिया अपना सीधा कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाह रहा है। तो ये सारी चीजें आपको मिलकर के क्या दिखाती हैं कि रशिया का जो बेसिक टेंडेंसी है वो केवल और केवल उसको नेटो में शामिल होने के कारण अटैक करने का रीजन नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब कंक्लूड कर देते हैं इसी बात को। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये तो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं उनके स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज को, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि जो यूक्रेन के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन है रशिया के इन्वेजन ऑन यूक्रेन पर। ठीक है, हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि यही केवल एक रीजन है, नहीं तो इस तरीके से तो बहुत सारे देशों पर अटैक करते रहे, तो ये केवल एकमात्र यही रीजन नहीं है। इसके साथ बहुत सारे और रीजन हैं, जिसमें सबसे बड़े रीजन जो प्रकट तरीके से जो लोगों के सामने रखे गए, उनमें से बेसिकली जो अमेरिका ने किया, अमेरिका के लीडरशिप में यूरोप ने किया, वो क्या था कि उसको यूरोप को यूरोपियन यूनियन के साथ मिलाना, यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन के साथ मिलाना, और यूक्रेन में प्रो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना, और सबसे इंपॉर्टेंट यूक्रेन को नेटो में शामिल करना। ये थे
की ट्रिगिंग जो होता ना कि जो ट्रिगिंग पॉइंट, ट्रिगर करने वाले जो बिंदु थे वो ये थे। ठीक है, हालांकि ये नहीं कह सकते कि रिसोर्सेज कोई रीजन ही नहीं थे, रिसोर्सेज भी वन ऑफ द बिग रीजन थे, लेकिन उसके साथ साथ ये वो पॉइंट्स थे जिन्होंने ट्रिगर किया इस अटैक को। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। आप अपने आंसर को फ्रेम करें और सबमिट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है या आपको लगता है कि कुछ और डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।